को बच्चों के लिए डालूं, लेकिन समय नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। लेकिन आज कुछ समय मिला है तो मैं कक्षा 10 के लिए एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें बच्चों की उन सभी समस्याओं के बारे में बताऊंगा जो उन्हें रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती है। जैसे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है रासायनिक समीकरणों को लिखने में, या उनको दिक्कत आती है उनको बैलेंस करने में, या उनको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण या किसके उदाहरण हैं, तो उसमें उनको दिक्कत आ जाती है। वो बता नहीं पाते हैं कि यह संश्लेषण है या विश्लेषण यानी अपघटनीय है या डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइप से। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। एक 10वीं क्लास के अंदर पहला चैप्टर है, उसके अंदर एक छोटी सी बात मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम बात करें कि मेरे पास में एक बर्फ़ है, इस बर्फ़ को अगर मैं गर्म करूं, तीर के निशान के ऊपर अगर हमने लगाया है त्रिभुज का निशान, इसका मतलब इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो इस बर्फ़ को गर्म करने से बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी इसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। यानी बर्फ़ ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में आई है? तरल अवस्था में। और इस पानी को, इस जल को और ज़्यादा हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यह जल वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ऊष्मा देने से हमने देखा कि पदार्थ यानी जो बर्फ़ है, इस बर्फ़ की अवस्था में परिवर्तन हो गया। यह ठोस से तरल में आ गई, तरल से गैसीय अवस्था में आ गई। अगर मैं इसका उल्टा कर लूँ, यानी इस जल वाष्प के अंदर से ऊष्मा को निकाल दूँ, यानी इसको अगर मैं ठंडा करता हूँ, तो ठंडा करने पर यानी इसका संघनन होगा, ये ठंडी होगी तो ये वापस जल में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार से जल को भी मैं फ्रिज में रखकर और ठंडा करूँगा तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर बर्फ़ मिल जाती है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमने परिवर्तन देखे थे कि ठोस अवस्था तरल में आई है, तरल अवस्था गैसीय अवस्था में आई है, और वापस इनको हम रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, जो अस्थायी होता है, जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों कहा गया भौतिक परिवर्तन? क्योंकि इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। पानी चाहे ठोस अवस्था यानी बर्फ के रूप में होगा तो भी यहाँ पर पानी H2O की फॉर्म में ही होगा। अगर जल यहाँ पर लिक्विड अवस्था में है, हम कहते हैं कि ये तरल या द्रव अवस्था में है, तब भी जल जो है वो H2O ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से गैसीय अवस्था के अंदर भी वह H2O के रूप में ही होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन के अंदर पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कौन से होते हैं? तो सबसे पहला भौतिक गुण है कि इसकी अवस्था कैसी है, इसका रंग कैसा था, इनको हम कहेंगे भौतिक अवस्थाओं में। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण, उसका रंग, रूप, अवस्था, स्मेल, गंध इत्यादि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर रासायनिक गुण समान बने रहते हैं, रासायनिक गुण समान बने रहते हैं, ये अपरिवर्तित रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसमें स्पष्ट तौर पर याद रखना है कि सिर्फ भौतिक गुण की क्या है, भौतिक परिवर्तन की क्या स्पेशलिटी है? तो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वह प्रायः अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है, तो इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो यही अस्थायी प्रकार के होते हैं। और दूसरी बात याद रखनी है कि यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। यह दो इसकी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत से परिवर्तन होते हैं जिनको हम भौतिक परिवर्तन के अंदर रख सकते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना,
जल का वाष्प में परिवर्तित होना, वाष्प का वापस संघनन होना यानी उसका तरल अवस्था में लौट आना। इसी प्रकार से और भी है कि हमने मोम को गर्म किया है तो मोम को गर्म करने से मोम पिघलता है, तो मोम का पिघलना कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार से खूब सारे हैं जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होगा, तो मोम का पिघलना हुआ, कांच का टूटना हुआ। इसी प्रकार से ट्यूबलाइट का जलना और बंद होना, बल्ब का जलना और बंद होना, ये भी इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की बात को हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया को देखते हैं। हमारे पास में एक मैग्नीशियम का रिबन है। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, इस टाइप से मैग्नीशियम का रिबन है, इसको ऊपर से थोड़ा सा खुरच लेते हैं। खुरचने के पश्चात इसको नीचे से हीट करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ से हमने टोंग से पकड़ रखा है और इसको हीट करते हैं, तो गर्म करने पर क्या देखेंगे कि यह तेज चमक के साथ में जलता है। तेज चमक यानी तेज रोशनी के साथ में मैग्नीशियम का फीता यानी मैग्नीशियम का रिबन जलेगा और हमें यहाँ पर सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को जलाकर देखने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं बता रहा था कि मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम का जो रिबन है, इस मैग्नीशियम के रिबन को थोड़ा सा ऊपर से स्क्रैच करके इसको टोंग यानी चिमटी से पकड़कर अगर गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, तो यह मैग्नीशियम का रिबन जो है, मैग्नीशियम का जो फीता है, यह तेज चमक के साथ में, तेज रोशनी के साथ में जलता है और हमें यहाँ पर सफ़ेद रंग का पाउडर मिलता है। ये जो पाउडर होता है ये सफ़ेद रंग का है, जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जैसे कि हमें पता है। तो यहाँ पर हमने जब मैग्नीशियम के रिबन को गर्म किया तो सबसे पहली बात है कि मैग्नीशियम ठोस था, सॉलिड है, ये पाउडर के फॉर्म में परिवर्तित हुआ था और ये सफ़ेद रंग के पाउडर में परिवर्तित हुआ। हम चाहें कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी पाउडर जो है, इस पाउडर से वापस हमें मैग्नीशियम मिल जाए तो शायद यह संभव नहीं होगा। हमारे घर में दूध है, दूध को हमने दही में परिवर्तित कर दिया, तो दूध को दही में परिवर्तित करने से दूध लिक्विड है, दही सेमी सॉलिड है। दूध पीने में मीठा होता है, दही खट्टा होता है, यानी इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई, भौतिक गुण परिवर्तित हुए। उसके अलावा दूध से हमें एक नया पदार्थ मिला है, दही मिला है। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से कुछ अलग प्रकार का है। जैसे हम कार्बन को जलाएं, तो कार्बन को या कोयले को जलाते हैं तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हमें मिलती है ऊर्जा। तो कार्बन के जलने से, कार्बन जब जलता है तो कार्बन का जलना, CO2 का बनना, ऊर्जा का बनना, तो ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में हमें यहाँ पर नया पदार्थ भी मिलता है। तो ये कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो भौतिक परिवर्तनों से बिल्कुल अलग है। तो इन परिवर्तनों को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जो है, यह कुछ अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो भौतिक परिवर्तनों से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, अतः इन्हें कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कुछ बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कब होता है, जब पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तो चेंज हो रही है, लेकिन वहाँ पर रासायनिक गुण भी परिवर्तित होते हैं, जिससे एक नया पदार्थ बनता है। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन का दूसरा है कि यह स्थायी प्रकार के होते हैं। स्थायी इसलिए कहा गया कि परिवर्तन का कारण हटाने पर वैसे संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी परिवर्तन का कारण हटाए तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में कभी भी लौटकर नहीं आता है। तीसरी बात याद रखनी है कि यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। जब भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो वहाँ पर नया पदार्थ बनेगा। तो नया पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब अगर इनके उदाहरणों को देखें तो इनके उदाहरण में सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो ईंधन का जलना। ईंधन का जलना यानी हमारे घर में जो भी फ्यूल है, जो भी ईंधन है, चाहे वो एलपीजी है या मोटरसाइकिल का पेट्रोल है, जब ये जलता है तो इनका जलना कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है रिवर्सिबल नहीं है, वापस पुनः उपयोग के योग्य नहीं होता है, अतः हम कहते हैं कि यह स्थायी है। अगर रासायनिक परिवर्तन जो है रिवर्सिबल होता, उत्क्रमणीय होता, तो शायद हम ऐसा कर लेते। जैसे मैंने कहा था कि बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने गर्म किया जल में और जल को वापस ठंडा करते हैं तो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट कर आता है। अगर यहाँ पर भी ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता कि हम ईंधन को जलाते, ईंधन के जलने से जो भी मटेरियल बनता उन सबको इकट्ठा करते और वापस ईंधन बना देते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यह स्थायी है, यह इरिवर्सिबल है, अनउत्क्रमणीय होता है इसलिए। तो ईंधन का जलना है, भोजन का पकना है, जब भोजन बनाते हैं तो भोजन का पकना यह भी होता है रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन हो रहा है तो ये भी होता है रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना, दूध का दही में बदलना, ये सारे के सारे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। आप लोग भी बैठकर आपस में अपने मित्रों के साथ में डिस्कस करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इसके उदाहरण क्या है। जैसे ग्रुप में बैठकर बात करो कि मैंने पन्ना फाड़ा, तो पन्ना फाड़ना, पन्ने का फटना कौन सा परिवर्तन होगा? तो यह भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पन्ने को फाड़ने से पन्ने के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका आकार जरूर छोटा हुआ है। तो भौतिक गुण परिवर्तित हुए, उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, इसलिए हमने उसको कहा था कि यह क्या है, यह भौतिक परिवर्तन होता है। कांच का टूटना वगैरह सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में अंतर पूछा जाता है, तो यह अंतर भी हमें याद होना चाहिए। और जब भी हम लोग अंतर लिखें तो अंतर को हमेशा टेबल बनाकर करना चाहिए। टेबल 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्या ना सर वीडियो बना रहे हैं। कौन बुला रहा है? हाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आ रहा हूँ, तू जाके कह दे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पूछा जाता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इनमें जब भी उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर तो हमेशा टेबल बनाकर करना चाहिए, इससे हमें अधिक मार्क्स मिलेंगे। भौतिक परिवर्तन है तो सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। मैं पहले प्रिस्क्राइब कर चुका हूं कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, और यहां पर भौतिक व रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है। आज थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, नीचे कोई मीटिंग चल रही है। दूसरा, यह अस्थायी होता है और यह स्थायी है। एक बार हुआ तो पुनः वापस रिवर्ट नहीं होता है। हम लिख सकते हैं कि यह उत्क्रमणीय है, वापस हो सकता है। यह अनउत्क्रमणीय है, यानी वापस नहीं होगा। चौथा, यहां पर नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। जो पदार्थ है अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, लेकिन मूल पदार्थ वही रहता है, जबकि यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ बनने के पश्चात हम इसको नया पदार्थ बनता है, हम इसको वापस रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह स्थायी है और यह अस्थायी है। और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण मैंने पहले बताए हैं, और यहाँ पर भी हमें लास्ट में उदाहरण लिखने पड़ेंगे। जब हम उदाहरण लिखेंगे तभी हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले इन प्रश्नों में, ऐसी मैं आशा आप लोगों से करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने अन्य दोस्तों को भी बताना।